और ये तकरीबन 2013 का दौर था जब मैं साउथ अफ्रीका में काफ़ी इस्टेब्लिश था और दुबई का काम मैं ख़त्म कर चुका था। जिस तरह मैंने आपको बताया, जापान में ही मैंने बिल्कुल अपना काम ख़त्म कर दिया था क्योंकि मैं गाड़ियों के काम से पीछे हट गया था। अभी भी लेकिन मेरे पास एक शोरूम था जो लुसुटो में था। उस शोरूम को चलाने के लिए मैंने अपने उन्हीं मामू को बुलाया जो पहले कभी साउथ अफ्रीका में थे। तो जाहिर है वो थोड़े से मुझसे नाराज़ थे क्योंकि मसाइल कुछ ऐसे हो गए थे और इतने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व थे उस केस में कि कौन सही था कौन पता था, कुछ पता नहीं चलता था। लेकिन बहरहाल वक्त ने साबित कर दिया कि मामू तो गलत नहीं थे और उसमें थोड़ी सी गलतियां मेरी ही थी कि मैंने जो है अपने भाइयों पे और इन लोगों पे एतबार किया और इस तरह जो भी हुआ। फिर वो मामू ने कहा ठीक है मैं वहाँ लुसुटो आ जाता हूँ और मामू को मैंने लुसुटो बुला के अपने शोरूम पर बिठा दिया और मैंने जापान से एज ए बायर मैं गाड़ियाँ जाता और किसी के कार्ड पर भी गाड़ियाँ ख़रीद लेता क्योंकि मेरे आज भी बहुत दोस्त हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो मैं किसी का कार्ड भी यूज़ करता था और गाड़ियाँ ख़रीद के अपनी गाड़ियाँ शिप करके और वापस आ जाता था। बच्चे भी मेरे सब साउथ अफ्रीका में आ गए थे और ये सब कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे थे। अच्छा, अभी मेरी पिछली किस्त के ऊपर किसी साहब ने सवाल किया कि आप पैसे के पीछे भागते रहे पूरी ज़िंदगी, आप ज़िंदगी को समझ ही नहीं सके। तो भाई मेरे दोस्त, पैसे नहीं कमाता तो क्या अपने 20 बच्चों को भूखा मार देता? इंसान स्ट्रगल करता है, हिम्मत करता है, सब कुछ अल्लाह पे छोड़ के तो नहीं बैठ सकता ना। अल्लाह को भी बहुत सारे काम है, अल्लाह को मेरे पीछे तो नहीं बैठा हुआ कि मैं सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दूं और फिर मैं वही कर लूं कि एक दाढ़ी रख के मज़ार बनाऊं और मज़ार के ऊपर दुआएं करूं और बोलूं जी मैं सैयद हूं, मुझे पैसे दो। ऐसे तो नहीं ज़िंदगी गुजरती मेरे दोस्त। मेहनत करना पड़ती है ज़िंदगी के लिए। पैसे के पीछे भागना, पैसा कितना खाओगे? रोटी तो वही है जो जितनी खानी है, लेकिन अपने बच्चों के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए इंसान को पैसे की ज़रूरत है। बहरहाल फिर वो वहाँ लुसुटो में काम रहा और मैं काफ़ी अरसा कब वो काम करता रहा, 2013 से 14, 15, 16, 17 और साथ में मैं अपना जो प्रॉपर्टी का काम था मैं वो भी करता रहा। साउथ अफ्रीका में गारमेंट्स की फैक्ट्री मेरी बड़ी अच्छी चलती रही और इस तरह मैं दोबारा से बहुत अच्छा इस्टेब्लिश हो गया। और 2017 में यहाँ पर साउथ अफ्रीका में जो है वो कालों ने अटैक किया गोरों के ऊपर और इंडियंस के ऊपर। तो हम लोग इंडियंस में ही आते हैं, जिसके अंदर उन्होंने टाउन में काफ़ी पाकिस्तानी, इंडियन, सोमाली, गोरे कत्ल कर दिए और काफ़ी हंगामा हुआ। ये हंगामा दूसरी दफ़ा हुआ, एक दफ़ा 2015 में भी थोड़ा सा हुआ था। तो 2017-18 में मैंने ये फैसला कर लिया कि हम साउथ अफ्रीका में मुस्तकिल नहीं रहेंगे, हम यहाँ पे अपना घर रखेंगे, मगर ये कि हम कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले जहन में ज़ाहिर है कनाडा आता है। तो मैंने सोचा चलें कनाडा जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं। अच्छा, इस दौरान में ये जो 2-3-4 साल गुजरे, इस दौरान में मेरी तीनों बेटियों की शादियाँ हो गई और मेरा बेटा अपनी कंपनी बना के और केप टाउन में वेल सेटल हो गया। तो अब जो था हम लोगों ने या तो साउथ अफ्रीका रहना था या जापान रहना था। फिर यहाँ से जो है ज़िंदगी का फिर एक और मोड़ आया और क्योंकि मेरा कारोबार अभी भी लुसुटो में था तो मैं चाहता था कि आस्ता आस्ता वो काम बंद हो जाए। तो मैं आहिस्ता क्योंकि वहाँ पर मेरी 100, 125, 150 गाड़ी थी, वो बिकती रही और मैं पैसे कैश कराता रहा, बिकती रही, पैसे कैश कराता रहा। आहिस्ता आके 2019 में मैंने लुसुटो का काम भी बंद कर दिया और मामू पाकिस्तान चले गए। उसके बाद मैंने सोचा कि या तो मैं कनाडा शिफ्ट हो जाऊं और या फिर मैं जो है वो जापान वापस चला जाऊं। कनाडा की एम्बेसी में जब अपनी प्रॉपर्टीज़ और अपना सब डॉक्यूमेंट जमा कराए तो उन्होंने मुझे ऑफ़र की कि हम आपको 5 साल का वीज़ा देंगे जो ऑटोमेटिकली वहाँ जाके ग्रीन कार्ड में चेंज हो जाएगा, फिर आपकी नेशनलिटी हो जाएगी। लेकिन उन्होंने शर्त ये रखी कि आप अपना सारी जायदाद जो है वो कनाडा में मुंतकिल करेंगे। तो ये ऑप्शन मेरे हाथ आ गया और मैंने जब कनाडा में दोस्त यार पुराने थे उनसे बात की तो उन्होंने मुझको मशवरा दिया कि कनाडा ना आए
उन्होंने मुझे बताया कि खालिद भाई, जब आप इतने वेल सेटल हैं, आपको क्या ज़रूरत है यहाँ कि आपने जॉब तो करनी नहीं है, कोई कारोबार करना है ना। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, कोई कारोबार करेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ना आए, यहाँ पे बहुत सर्दी है और अब आपकी उम्र भी 60 के ऊपर हो गई, अब आप जो ना यहाँ ना आए, हम ये आपको मशवरा देंगे। 2-3 दोस्तों ने मशवरा दिया और मैंने उसको माना। तो फिर मैंने सोचा कि यार जापान ही बेस्ट है, तो मैं दोबारा जापान की तरफ रवाना हो गया। पहले मैं गया जापान जाके मैंने थोड़ा सा आगे पीछे देखा, क्योंकि मेरी इस भाई से बिल्कुल बातचीत नहीं थी। तो 2-4 दोस्तों से मिला, थोड़ा सा काम को देखा, तो जापान में बिल्कुल एक्सपोर्ट का काम बंद है। बहुत कम लोग कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो बहुत बड़ा रिस्क लेके कर रहे हैं, और या उनके पुराने कॉन्टैक्ट हैं जो चल रहे हैं। क्योंकि मैं एक्सपोर्ट कभी किसी को एक्सपोर्ट नहीं किया। मैंने थोड़ा सा दुबई किया था, और वो साहब भी मेरी गाड़ियाँ खा गए थे उस वक्त में ना, बहुत पुरानी बात है, 91-2 की बात है। तो मैं एक्सपोर्ट पे यकीन नहीं रखता था, मैं अपना जाके काम सेट करता था। इसी तरह मैंने सबसे पहला काम श्रीलंका में सेट किया था, अपना किया था। उसके बाद आयरलैंड में किया था, अपना किया था। इंग्लैंड में किया था, अपना किया था। उसके बाद मैंने साउथ अफ्रीका में किया, अपना किया। तो मुझे इस चीज़ में कभी धोखा नहीं हुआ तो कोई मेरी गाड़ियाँ खा जाए, क्योंकि मैं अपना ऑफिस जरा के खुद बनाता था, खुद शो। मैंने बड़ी मेहनत की अपनी लाइफ में। मैं नहीं समझता कि मेरे दोस्तों ने, मुझे नहीं पता कि मेरा कोई ऐसा दोस्त है जिसने इतनी मेहनत की हो कि बाइंग भी खुद करे, शिप भी खुद करे, जाए वहाँ और बेचे भी अपने शोरूम पे खुद। और मैंने होलसेल भी किया, रिटेल भी किया, गाड़ियों का मैंने बहुत काम किया। 35 साल मैंने गाड़ियों का काम किया, और गाड़ियों के काम कर करके ही मैं अपना गुजारा करता रहा। उसी काम से मेरे दूसरे काम पैदा हुए। अब वक्त आ गया था कि मैं जापान के अंदर दोबारा सेटल हो जाऊं। तो जापान के अंदर मैं एक कोई ऐसा काम करना चाहता था कि जिसके अंदर किसी की मुझे ज़रूरत ना हो, यानी किसी कज़न, भाई, दोस्त, किसी की ज़रूरत ना हो, कोई मुझे पार्टनर की ज़रूरत नहीं। तो मैंने जापान में 2019 में आके एक कंपनी रजिस्टर्ड कराई अपनी। अब मेरे पास सिर्फ मेरा एक छोटा बेटा था, बाकी सब शादी करके अपने अपने घरों के हो गए थे और कभी कभी आते थे। तो मैंने अपनी एक कंपनी रजिस्टर्ड कराई और मैंने छोटा मोटा काम शुरू कर दिया। तो मुझे सबसे अच्छा काम जो लगा वो कंस्ट्रक्शन, अपना प्रॉपर्टी का लगा कि आप प्रॉपर्टी खरीदें और प्रॉपर्टी बेचें, यानी जिसे फुदोसा कहते हैं। मुझे पता है कि कई लोग कर रहे हैं, बहुत कम है, लेकिन काफ़ी लोग हैं जो मकान ख़रीदते हैं, तोड़ते हैं, उसे बनाते हैं, या उसको जो है ना ओवरऑल ठीक करा के दोबारा बेचते हैं। मैंने प्रॉपर्टी में ज़मीन को बहुत प्रेफर किया कि ज़मीन लेके उसके अलावा 4 दीवारी खींच के और उसको सीधा करा के और फिर मैं उसको बेच देता हूँ। और मैं अपना जो है ना मकान ख़रीदता हूँ, मकान को थोड़ा सा सही करके और मैं बेच देता हूँ, या ऐसा लेता हूँ जो बहुत सही, अच्छा, जिसमें मुझे पैसा ना लगाना पड़े। थोड़ी बहुत सफाई करा के फिर मैं मार्केट में डाल देता हूँ। तो इस किस्म का प्रॉपर्टी का काम मैं कर रहा हूँ जिसमें मुझे किसी पार्टनर की ज़रूरत नहीं है। मेरा साउथ अफ्रीका का काम भी बहुत अच्छा चल रहा है। मैं वहाँ 2-3 महीने में एक दफ़ा जाता हूँ और जाके अपने काम की लुक आफ्टर करता हूँ, और मेरी फैक्ट्री भी बहुत अच्छी चल रही है। तो अल्लाह का बहुत करम है। इसके बाद जब मैं जापान आया तो जापान की स्टोरी मैं आपको इंशाल्लाह अगली किस्त में पूरी तफसील से बताऊँगा, और मैं अब इस स्टोरी को लपेटने की कोशिश करूँगा आहिस्ता आहिस्ता, ताकि मैं आपको ये बता सकूँ कि जितने किरदार मेरे साथ मैंने आपको बताए ना, इंडिविजुअल मैं आपको उनका बताऊँगा कि उनकी मेरे साथ क्या रिलेशन थी और कब से थी और किस तरह उन्होंने मुझे धोखा दिया, अलग अलग एक एक का। तो ये कहानी ख़त्म होने के बाद वो कहानी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा। वो 2-4 किस्तों की कहानी होगी। खुश रहें।